नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे देश के अंदर पिछड़ावाद की राजनीति का। मित्रों, देश के अंदर पिछड़ावाद की राजनीति कब शुरू हुई? सबसे पहले अगर हम देखें तो देश की आजादी के बाद सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। अगर हम बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति को एक साथ कोऑर्डिनेट करके चले तो बिहार में मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बाद फिर से इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के बाद 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एच.डी. देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सरदार मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, यह हो गई प्रधानमंत्रियों की सूची। आप राष्ट्रपतियों का भी लिस्ट निकाल कर देख लीजिए। के.आर. नारायणन पहले राष्ट्रपति थे, जो कि आप कह सकते हैं, और उससे पहले ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ये आरक्षित वर्ग से आते थे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी लोग थे सबके सब अनारक्षित। वर्तमान में राष्ट्रपति हमारी जो है वो अनुसूचित जनजाति से है। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, जो कि अनुसूचित जाति से थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पिछड़ी जाति से हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले सबके सब सवर्ण थे। बिहार में भी पहला 5 मुख्यमंत्री केवल सवर्ण जातियों से थी। ठीक है, तो ये एक तरह से उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे तो वहीं पर उसी प्रकार की स्थिति रही। पंडित गोविंद वल्लभ पंत से लेकर सुचिता कृपलानी से लेकर जितने भी शुरुआत के प्रायः अधिकतर जितने भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे सबके सब सवर्ण होते थे। बिहार में एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, बिहार में 1980 में जब कांग्रेस आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, यहां पर जनता पार्टी से उस कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री बने। 77 से लेकर 80 के बीच में, 1977 से 1980 के बीच में 2 मुख्यमंत्री हुए। पहले कर्पूरी ठाकुर, फिर जनता पार्टी में जब बंटवारा हुआ तो रामसुंदर दास। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ी जाति नाई जाति से आते थे, रामसुंदर दास दलित। लेकिन 1980 में जब कांग्रेस की सरकार बनती है बिहार में, कौन बनते हैं मुख्यमंत्री? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा के बाद इतिहास गवाह है चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह के बाद फिर लगातार देखेंगे उस दौर में 80 से लेकर 90 के बीच में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिंह। ठीक है, फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। ये तो मतलब ब्राह्मण और राजपूत। ब्राह्मण को रिप्लेस राजपूत से करना है, राजपूत को ब्राह्मण से रिप्लेस करना है। उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति थी, नारायण दत्त तिवारी या फिर वीर बहादुर सिंह। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर भी उस दौर में देखेंगे तो फिर जनता पार्टी की सरकार में वहां भी रामनरेश यादव थे, चौधरी चरण सिंह थे, तो इस प्रकार के बनारसी दासगुप्त थे। ठीक है, तो इस प्रकार की एक परिस्थिति थी। मतलब कांग्रेस मतलब पिछड़ा विरोधी राजनीति एक तरह से यही था। पिछड़ावाद की राजनीति कांग्रेस के विरोध में था। पिछड़ावाद ही गैर कांग्रेसवाद भी था। अगर गैर कांग्रेसवाद के राजनीति के जितने भी पुरोधा थे, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो आचार्य नरेंद्र देव हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो बिहार में कर्पूरी ठाकुर रहे हो, चाहे वो बिहार में रामसुंदर दास रहे हो, बिहार में जितने भी लोग थे, रामानंद तिवारी, जितने भी पिछड़ावाद और समाजवाद, पिछड़ावाद और समाजवाद एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे। और वो पर्यायवाची गैर कांग्रेसवाद के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? उसके पीछे भी कई कारण थे। आपको पता है 1947 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान बना। संविधान में ही एक तरह से अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 15% आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए और 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए केंद्रीय स्तर पर, मतलब 22.5%। आजादी के कुछ वर्षों के बाद ही लोगों को लगा
कि नहीं, समाज के अंदर जो पिछड़े वर्ग है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावे, क्योंकि जितने भी सत्ता के शीर्ष पर थे सवर्ण जातियों के लोग, सवर्ण समाज से ही लोग थे। उदाहरण के लिए मैंने बताया, अब चाहे वो केंद्र की राजनीति हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, चाहे बिहार की राजनीति हो, तो फिर कई उस समय में जो पिछड़े वर्ग के नेता थे या फिर जो और अग्रणी जाति से भी कई लोग थे जो जिनको लगता था कि नहीं, समाज में एक परिवर्तन होना चाहिए। जो समाज के अंदर जो पीछे रह गए लोग हैं, उन लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता तब भी मिल पाएगा जब उनको प्रेजेंटेशन मिलेगा, उनको जब रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उनको जब प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो उसी दबाव से एक काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया नेहरू सरकार के द्वारा। उस काका कालेलकर आयोग ने 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन नेहरू जी की सरकार ने उस रिपोर्ट को सीधा सीधा अस्वीकार कर दिया और कहा कि नहीं, पिछड़े वर्गों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरा, उसके बाद 1979 ईस्वी में, आप गौर से देखिए क्रोनोलॉजी, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि कांग्रेस का असली चरित्र क्या रहा है, पिछड़ावाद की राजनीति का उदय कैसे हुआ और पिछड़ावाद की राजनीति पर घड़ियालियों आंसू कौन लोग बहाते हैं और सच्ची राजनीति कर कौन रहा है, किस प्रकार की राजनीति है देश के अंदर। इस बात को पूरा समझेंगे तभी आप जब पूरी बातें एक तरह से सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट अस्वीकार कर दी गई, सब कुछ शांति से रहा, कुछ नहीं होना था। कांग्रेस ने केवल एक सुधार किया कि लगातार, जैसे बिहार से उदाहरण में दे रहा हूं, तो बिहार में जो लगातार 5 मुख्यमंत्री, सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उसके बाद दीप नारायण सिंह, उसके बाद पंडित विनोदानंद झा, उसके बाद माया प्रसाद सिन्हा और केबी साहब, ठीक है। ये 5 मुख्यमंत्री शुरुआत के लगातार जो है वो सवर्ण समाज से हुए, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और फिर कास्त। उसके बाद कांग्रेस ने एक काम किया कि अपनी पार्टी से भी, ठीक है, कुछ सिंबोलिज्म के लिए पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति से भी मुख्यमंत्री बनाना प्रारंभ किया। उसी क्रम में बिहार में भी देखेंगे तो बीपी मंडल हो, सतीश प्रसाद सिंह हो, ठीक है, मैंने कुछ लोग जो है गैर कांग्रेसवाद से भी आए, लेकिन भोला पासवान शास्त्री, दरोगा प्रसाद राय, ऐसे कई लोगों को कुछ दिनों के लिए, 6 महीना साल भर के लिए जो है मुख्यमंत्री बनाना शुरुआत किया कांग्रेस पार्टी ने भी, जिससे कि ये प्रतीकात्मक रूप से, जिससे कि इस बात को, जो पिछड़ावाद की राजनीति जो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जन्म ले रहा था, उसको दबाया जा सके, उसको रोका जा सके, काउंटर किया जा सके। इसीलिए इन कई नामों जिसकी चर्चा मैंने किया, उन लोगों को कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, ठीक है। लेकिन जब मौका आया तो फिर जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही, आप गौर कीजिए, 1979 में मोरारजी देसाई जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल आयोग का गठन किया, पिछड़े वर्गों की आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने के लिए, और उसके आधार पर जो एक तरह से सिफारिश करने के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग ने कहा कि यहां देश में पिछड़ों की आबादी 52% है, इसीलिए उन लोगों को जो है एक तरह से 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव जो है मंडल आयोग के द्वारा किया गया। और उसको, लेकिन जब रिपोर्ट आया 1980 ईस्वी में, तब तक जो है जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट चला गया कहां पर, एक तरह से डस्टबिन में, उसको दबा दिया गया, उस पर धूल जमा रहा। इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी आए, राजीव गांधी की भी सरकार 5 साल चली, वो सरकार भी चली गई। संजोग कहिए कि 1989 ईस्वी में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। शायद विश्वनाथ प्रताप सिंह भी लागू करते या ना करते मुझे नहीं पता, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी पैदा हुई कि हरियाणा में देवीलाल जो उप प्रधानमंत्री थे, उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला वहां चुनाव लड़ रहे थे मेहम विधानसभा सीट से, जहां पर की एक तरह से बहुत ही बुरी स्थिति थी, अराजकता वाली स्थिति थी, बूथ कैप्चरिंग, एक तरह से चुनाव रद्द करने की स्थिति, हिंसा बहुत भयंकर हुई थी, जिस कारण से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो विवाद हुआ विश्वनाथ प्रताप सिंह और उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बीच,
उस कारण से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देवीलाल जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। और उस बर्खास्तगी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह के सहयोगियों को यह लगा कि अगर देवीलाल, चूंकि देवीलाल ही वो व्यक्ति थे जिनके कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन सके थे। और उस समय में जो जनता दल था, जनता दल में जो संसदीय दल था जनता दल का, उसमें कहीं ना कहीं देवीलाल की लोकप्रियता और देवीलाल की पकड़ सबसे अधिक थी जनता दल संसदीय दल में। विश्वनाथ प्रताप सिंह डरे हुए थे उनके पास। तब उनके सहयोगियों ने, उसमें सहयोगियों में रामविलास पासवान, शरद यादव जैसे उनके सिपासलार थे, जिन्होंने कहा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दीजिए, सब कुछ काउंटर हो जाएगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वही काम किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई देश में, देश भर में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। बाद में साथ साथ उसके बाद हम इतिहास में सब कुछ लिखा है किस प्रकार से हुआ। देश में एक तरह से मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के खिलाफ देश भर के अंदर एक तरह से हिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत हो गई कई जगह, अलग अलग जगहों पर। लेकिन ये जो हिंसात्मक आंदोलन हुआ उसके केंद्र वो भड़काया कैसे गया, ये गौर करके करने वाली बात है। भड़काया गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष था राजीव गोस्वामी, और राजीव गोस्वामी एनएसयूआई का कार्यकर्ता। उसने आत्मदाह किया। एनएसयूआई मतलब कांग्रेस का छात्र संगठन। उसने आत्मदाह किया और उस मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू होने का सबसे ज्यादा पुरजोर विरोध अगर किसी ने किया तो राजीव गांधी ने किया, जो कांग्रेस के नेता थे उस समय में, विपक्ष के नेता थे लोकसभा में। और संसद के पटल पर राजीव गांधी का भाषण है किस प्रकार से उन्होंने मंडल आयोग का विरोध किया। उतना ही नहीं, मैं बिहार की जनता विशेष रूप से को बताना चाहूंगा कि बिहार की सड़कों पे भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने का जितना कांग्रेस जितना विरोध कर सकती थी उन्होंने किया। पटना की सड़कें एक तरह से मैं किस प्रकार से, मेरे पास शब्द नहीं है इस भावना को व्यक्त करने के लिए कि पटना की सड़कों पर कांग्रेस के समर्थकों ने तांडव मचाया। कई जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ देना, अपमानित करना, समाज के अंदर द्वेष की भावना फैलाना। हिंसा किस प्रकार से फैलेगी, मैं नाम उदाहरण के लिए बता रहा हूं। पटना की सड़कों पे उस दौरान कांग्रेस के नेता हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, महाचंद्र प्रसाद सिंह, राजो सिंह, युगेश्वर झा, कुमुद रंजन झा, जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े, तपेश्वर सिंह, ऐसे बड़े बड़े नेता थे, वो सड़कों पे एक तरह से हिंसक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और आगजनी, पत्थरबाजी, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहे थे एक तरफ। दूसरी तरफ दिल्ली में केंद्र की राजनीति में राजीव गांधी तहलका मचाए हुए थे। कांग्रेस की कई सरकारें, उदाहरण के लिए जेबी पटनायक मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश में, जेबी पटनायक ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया मंडल आयोग की रिपोर्ट को उड़ीसा में लागू करने से। तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, ठीक है, इन सब इतिहास रहा। इसके बाद भी अगर हम देखते हैं अगर कि आज कांग्रेस पार्टी के युवराज राजीव गांधी के पुत्र, ठीक है, माने जातिगत सर्वेक्षण, जातिगत जनगणना के पक्ष में जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, कंप्लीट एक तरह से कह सकते हैं कि ये केवल और केवल भरमाने की स्थिति है। आज भी कांग्रेस का नेतृत्व देख लीजिए आप, बिहार से लेकर केंद्र तक देख लीजिए, जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस आजादी के समय में कर रही थी, आज भी वही राजनीति है। चेहरा बदल जाने से नहीं होता है कुछ भी। आप जगजीवन राम केवल प्रधानमंत्री नहीं बन सके केवल और केवल कांग्रेस के कारण। अदरवाइज आप कह सकते हैं मोरारजी देसाई की सरकार जिस समय में गिरने वाली थी या उससे पहले भी, जिस प्रकार से जगजीवन राम के पुत्र सुरेश कुमार को फंसाया गया था, ठीक है, एक सेक्स स्कैंडल में, और वही घटना इतना महंगा पड़ा कि जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन सके। किसने फंसाया था, इतिहास में सब कुछ दर्ज है, ठीक है। तो जितने भी इस प्रकार की परिस्थितियां रही हैं, उसमें सबसे बड़ी इस देश में पिछड़ावाद, मैंने कहा गैर कांग्रेसवाद का उदय ही कांग्रेस की राजनीति के खिलाफ हुआ, और कांग्रेस आज भी उसी प्रकार की राजनीति के तरफ ही अग्रसर है। हम हर जगह देखेंगे डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो और राज करो, ये एकमात्र सिद्धांत के आधार पर सत्ता किसके हाथ होना चाहिए,
किसी भी जाति से हो, वर्ग से हो, लेकिन सत्ता में सामंतवादी सोच का जन्म उसी राजनीति का परिणाम है। ठीक है, इसीलिए सबसे प्रमुख विषय यह है कि भरोसा। यही कारण है कि राहुल गांधी जितना भी प्रयास कर पा रहे हैं दलितों के मुद्दे पर, पिछड़ों के मुद्दे पर, लेकिन पिछड़े और दलित कांग्रेस के पाले में जाने को तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि चूंकि एक बयानबाजी से ये 70 वर्षों की गलती और 70 वर्षों का इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। ये बात राहुल गांधी को समझने की आवश्यकता है। राहुल गांधी को अगर सही है, व्यक्ति के जीवन में कभी भी एहसास हो सकता है। कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है, राहुल गांधी भी अगर अपनी पार्टी की गलतियां, अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकारते हैं अगर, तो उनको देश से क्षमा मांग लेनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ, हमारे परिवार की राजनीति के कारण ही इस देश के अंदर आज भी आजादी के 70-75 वर्षों के बाद भी, 78 वर्षों के बाद भी कहीं ना कहीं समाज के अंदर इस प्रकार की असमानता, और असमानता से भी अधिक विषय यह है कि जिस प्रकार की वैमनस्यता अगर व्याप्त है, उसमें हमारे परिवार का राहुल गांधी के परिवार की सबसे बड़ी भूमिका रही है। इस वैमनस्यता को एक इस स्तर पर पहुंचाने में, इसके लिए राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांग लेनी चाहिए। देश की जनता, मुझे लगता है, उसके बाद भरोसा करना शुरू कर देगी। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि पिछड़े और दलित राहुल गांधी की बातों के पर भरोसा करने को तैयार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।